गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर लक्ष्य कोचिंग क्लासेस एंड मेरा नाम है कविता नामदेव श्रीवास्तव। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 4 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सर्फेसेस की। सो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो आज हम देखेंगे कि व्हाट हैपेंस टू द स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। तो एक बार रिकॉल करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। सो माय डियर स्टूडेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो आज हम देखेंगे कि अगर मीडियम दो डिफरेंट है, ओके, जैसे कि ग्लास है, दूसरा वाटर है, तो उसके इसमें व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू एंड इसकी स्पीड क्या होगी। सो लेट्स अंडरस्टैंड नाउ। तो स्टूडेंट, अगर स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया की बात करें तो एक बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर हम रिकॉल करें, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो इस तरह से जब एक्सप्रेशन लिखा होता है तो ये सिंबल म्यू है। 1 का मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इट मींस द लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम फर्स्ट मीडिया टू सेकंड मीडिया। तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, मतलब इंसिडेंस किस में है, मीडियम 1 में है लाइट रे, और आपकी रिफ्रैक्शन कितना लाइट की स्पीड में चेंज हो रहा है आफ्टर रिफ्रैक्शन, वो मीडियम 2 है। सो माय डियर स्टूडेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। नाउ अब इसको समझते हैं, ओके। सो याद करिए, जब हमने फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट टाइम, तो म्यू जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, तो उसकी वैल्यू क्या होती थी, C अपॉन V। C रिप्रेजेंट करती थी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड V रिप्रेजेंट करती थी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहाँ पे हम उसी कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करेंगे, बट यहाँ पे मीडियम 1 एयर नहीं है, कोई भी मीडियम हो सकता है, ग्लास से वाटर हो सकता है, वाटर से ग्लास हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। सो व्हेन द लाइट एंटर्स फ्रॉम मीडियम 1 टू 2, लाइट कहां से एंटर कर रही है, 1 से सेकंड मीडियम है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज गिवन बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, जिसको हमने V1 से रिप्रेजेंट किया है। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 को V2 से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो इस एक्सप्रेशन को ध्यान में रखते हुए लेट्स राइट डाउन द वैल्यू ऑफ V1। तो V1 क्या हो जाएगा, C अपॉन μ1। μ1 रिप्रेजेंट करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडिया डिवाइडेड बाय C अपॉन μ2। μ2 रिप्रेजेंट करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडिया। सो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट, C एंड C विल गेट कैंसल आउट, तो वी आर लेफ्ट विथ μ2 अपॉन μ1। तो हमें फाइनल एक्सप्रेशन क्या मिल गया, it is called refractive index of second media with respect to first media is equals to μ2 upon μ1। ओके, प्लीज इसे नोट डाउन करिए। इसे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। सो आई होप नाउ यू अंडरस्टूड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था। So now let's understand this with an example। Okay, for example, अगर हम बात करें the refractive index of glass with respect to water, इसका मतलब ग्लास क्या है हमारा, मीडिया 2 है, वाटर क्या है, मीडिया 1 है। इसका मतलब लाइट एंटर कर रही है मीडियम 1 से 2 में, वाटर से ग्लास में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ओके, अगर हमने वाटर टू ग्लास रख दिया, इसका मतलब लाइट एंटर कर रही है ग्लास से वाटर में। तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया लाइट एंटर कर रही है वाटर से ग्लास में। लेकिन हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर upon speed of light in glass. So it's a ratio of speed of light in water to the speed of light in glass. So speed of light in water is 2.25 into 10 to the power 3 और ग्लास एक सॉलिड मीडिया है, तो यहाँ पे स्पीड रिड्यूस होके 2 into 10 to the power 3 मीटर पर सेकेंड रह जाएगी। ओके, अब इनको कैलकुलेट करेंगे तो 10 to the power 3 से 10 to the power 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो विल गेट द आंसर 1.125। ये यूनिटलेस क्वांटिटी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो इट वोंट बी हैविंग एनी यूनिट। अब इसी को दूसरे तरीके से समझते हैं। तभी हमने क्या देखा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडिया विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडिया दैट इज गिवन इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1। ओके, तो अब इसको पुट करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का होता है 3/2 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का होता है 4/3। सो अगर हम इसको लिखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिवीजन में था,
हम चेंज करेंगे इससे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को. सो 3 will come in the numerator and 4 will come in the denominator. So 3 multiplied by 3 will give us 9 and 2 multiplied by 4 will give us 8. तो 9/8 हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी? 1.125. तो माय डियर स्टूडेंट, अगर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो अगर आपको स्पीड दे रखी है ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया तो आप उससे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे रखी है तो उससे भी आप कैलकुलेट करेंगे, दोनों वैल्यू सेम आएंगी. तो ये तो हमने पढ़ा स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया को. अब हम बात करेंगे कंडीशन फॉर अ लाइट टू पास अनडेविएटेड ऑन रिफ्रैक्शन. मतलब क्या है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करी तो वो क्या कंडीशन है जिसमें लाइट अपना पाथ चेंज किए बिना सीधी एंटर कर दे, कोई भी डेविएशन ना हो अपने पाथ में. ओके, तो उसको समझते हैं. तो एक कंडीशन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. क्या कंडीशन थी? आई होप आप रिकॉल कर चुके होंगे. Yes, बिल्कुल सही कहा. When the angle of incidence is equals to 0, then at the boundary of the two media, मतलब ये देखिए दो मीडिया है, मीडियम 1, मीडियम 2, इसकी बाउंड्री पे, बाउंड्री मैंने बताया था ना लास्ट टाइम, interface. Okay, so it's the air glass interface. So at this boundary when the light strikes it will go undeviate without change in the path. तो कंडीशन क्या है? एंगल I is equal to 0, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है क्योंकि लाइट कैसे फॉल कर रही है? नॉर्मली. नॉर्मली मीन्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द सरफेस. And angle I is equals to R also. So angle I भी 0 हो जाएगा, angle R भी 0 हो जाएगा. तो देखिए विदाउट कोई डेविएशन के, विदाउट चेंज इन द पाथ it will go undeviated. तो पहली कंडीशन तो आई होप आप सबने रिकॉल कर ली होगी. तो पढ़ते सेकंड कंडीशन के लिए. अब सेकंड कंडीशन है क्योंकि अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ चुके हैं तो अब हम इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. तो जब लाइट एंटर कर रही है मीडियम 1 से मीडियम 2 में और दोनों का मीडिया सेम है, ओके, मतलब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है. ओके, जैसे हमने मीडियम 1 से मीडियम 2 कहा तो मीडियम 1 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और मीडियम 2 का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम वैल्यू का है, तब भी लाइट क्या होगी? अनडेविएटेड. जैसे समझते हैं, यहाँ पे देखिए लाइट ये आपका क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आपका मीडिया है. मीडियम 1 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू है, मीडियम 2 का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ही है. तो इस केस में μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू म्यू. तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है. तो इस केस में एंगल I और एंगल R भी बराबर रहेगा. सो यू कैन सी दिस इज हाउ द लाइट इज एंटरिंग, और यहाँ से अनडेविएशन, विदाउट किसी डेविएशन के लाइट एंटर करे. अब देखिए यहाँ पे जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री ही फॉल करे लाइट. ओके, नॉर्मल ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन अगर मीडियम सेम है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडिया इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडिया, तो बिना किसी डेविएशन के लाइट सीधी निकल जाएगी. ओके, तो ये दो कंडीशन है जिसमें लाइट रे पास करती है विदाउट एनी डेविएशन ऑन रिफ्रैक्शन. अब हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप की वेवलेंथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडिया की. ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, मान लीजिए कि रे कंसिडर करते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है f, और वो स्पीड किससे चल रही है? v से चल रही है. ओके, अगर मान लीजिए एयर है तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि लाइट की स्पीड क्या है? c है, और इसकी वेवलेंथ क्या है? लैम्डा है. सो अ वेव, अ रे ऑफ लाइट हैविंग फ्रीक्वेंसी f, स्पीड इन एयर आपकी c हो गई और आपकी वेवलेंथ लैम्डा हो गई. तो जब रिफ्रैक्शन होता है वो दूसरे मीडियम में 2 सेकंड में एंटर करती है और वो रिफ्रैक्ट होती है, तब अगर हम माने कि स्पीड चेंज होके v हो गई. ओके, सो द स्पीड बिकम्स v, वेवलेंथ चेंज होके लैम्डा डैश हो गई, बट फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं होगा. क्या आप मुझे बता सकते हैं फ्रीक्वेंसी में क्यों नहीं चेंज होगा? यस, बिल्कुल सही कहा. फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स ऑफ लाइट पे. ओके, तो मीडियम के चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, सो फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज. तो अगर हम दोनों की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फर्स्ट केस में जब मीडियम एयर था तो फ्रीक्वेंसी वाज c अपॉन लैम्डा, लेकिन जब हम मीडियम 2 में एंटर करें तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी? v अपॉन लैम्डा डैश. क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है तो हम इनको इक्वेट कर सकते हैं. सो c अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा डैश. तो अगर हम दोनों चीजों को रखें और लैम्डा डैश मतलब नई मीडियम में क्या वेवलेंथ होगी लाइट की वो कैलकुलेट करना चाहें तो लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू v अपॉन c इंटू लैम्डा. ओके, तो v अपॉन c, याद करिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था? c अपॉन v. तो इसका मतलब यहाँ पे ये रिप्लेस क्या हो जाएगा? 1 अपॉन
म्यू के बराबर। सो हमें एक्सप्रेशन मिलता है, ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। सो लैम्डा डैश माय डियर स्टूडेंट इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन म्यू। ओके, अब क्या समझेंगे इस बात से, तो समझिए स्टूडेंट, जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो हम समझ चुके हैं कि लाइट की स्पीड क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाए। सो देयर इज अ डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ लाइट हैपनिंग। ओके, तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी। सो दैट टेल्स अस कि जो हमारी नई वेवलेंथ है लैम्डा डैश, दैट वुड बी लेस देन द ओरिजिनल वेवलेंथ लैम्डा। ओके, से कम होगी। लेकिन अगर लाइट वहीं पे डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है तब क्या होगा, तो जब लाइट एंटर करती है माय डियर स्टूडेंट डेंसर से रेयरर मीडियम में तो स्पीड इंक्रीज हो जाती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हमें लेस देन 1 मिलती है, तो हमारी जो लैम्डा डैश होगी उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी फ्रॉम द ओरिजिनल वैल्यू। तो एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, जब लाइट एंटर करेगी रेयरर से डेंसर मीडियम में सो स्पीड वेवलेंथ आपकी डिक्रीज हो जाएगी, जब डेंसर से रेयरर में जाएगी तो वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं सारे कॉन्सेप्ट को। तो स्टूडेंट, आज हमने स्टार्ट किया हमारा चैप्टर स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया से। टॉपिक तो हमने चैप्टर 4 को कंटिन्यू किया है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड प्लेन सरफेस। तो सबसे पहले बात करी हमने स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया, दैट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन refractive index of second media with respect to first media is the ratio of speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2. फिर हमने बात करी conditions for light ray to pass undeviated on refraction. तो पहली condition क्या है, when the angle of incidence at the boundary of two media is 0. Second, when the refractive index of two media is same. फिर हमने बात की रिलेशनशिप ऑफ वेवलेंथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडिया, तो यहाँ पे लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन यू। आई होप यहाँ तक क्लियर है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और एक क्वेश्चन आपके लिए, जैसे हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो इसका आंसर आया था 1.125 माय डियर स्टूडेंट। तो अगर लाइट एंटर करेगी वाटर से ग्लास, यहाँ पे लाइट एंटर की थी वाटर से ग्लास में, अगर इसका रिवर्स कर दिया जाए, लाइट एंटर कर रही है ग्लास से वाटर में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास की क्या वैल्यू होगी। सो कैलकुलेट करिए, कमेंट सेक्शन में अपने आंसर लिखना मत भूलिएगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडिया की। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज द नेचर ऑफ द मीडियम, किस तरह का मीडियम है। तो इस पे डिपेंड करता है कि व्हाट वुड बी द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। सो माय डियर स्टूडेंट, जितनी कम स्पीड होगी लाइट में, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब हम डेंसर मीडियम में जाते हैं तो ऑटोमेटिकली लाइट की स्पीड रिड्यूस्ड हो जाती है। सो लेस द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम as compared to air, greater is the value of refractive index. तो हमने देखा कि refractive index और speed of light का जो relation है वो inversely proportional है। तो जितनी कम आपकी speed of light होगी किसी मीडियम में, उतना ज्यादा refractive index होगा उस particular मीडियम का। अगर इसी का रिवर्स अगर हम देखें कि अगर speed of light greater है किसी में, जो मीडियम क्या होगा, रेयरर होगा, तो उसमें उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होगी। सो दिस इज देयर। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला पढ़ा था म्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन वी। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन एयर के साथ कर रहे हैं। सो लेस द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम एज कंपेयर टू एयर, ग्रेटर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें ग्लास एक डेंसर मीडियम है, इसमें लाइट की स्पीड क्या है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, दैट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मतलब 3 × 10⁸ अपॉन 2 × 10⁸। तो 10⁸ से 10⁸ कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा 3/2, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 1.5
1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिटलेस क्वांटिटी है, ओके, ध्यान रखिएगा इसकी कोई यूनिट नहीं है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का क्या है 1.5। अब हम देखते हैं व्हाट वुड बी द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो माय डियर स्टूडेंट, वाटर एक आपका रेयरर मीडियम है इन कंपैरिजन टू ग्लास, तो यहाँ पे लाइट की स्पीड थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे देखिए स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड दे रखी है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन जाएगा 1.33। तो आपने देखा कि जब हम ग्लास से वाटर, है ना, तो देखिए स्पीड में क्या हुआ, इंक्रीज हो रहा है ना, जैसे हम डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहे हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है, द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिक्रीजिंग, है ना, 1.5 से 1.33 आ गई। आई होप ये क्लियर हो गया। द सेकंड फैक्टर दैट अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द टेम्परेचर। ओके, तो जो फिजिकल कंडीशंस है हमारे आसपास की, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है टेम्परेचर की। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम हो जाती है एंड स्पीड इंक्रीजेस। तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस एंड द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस। The third important factor is the color or wavelength of light. So my dear students, speed of light, okay, for all the color is same in vacuum or air. तो जो light है, visible light की अगर हम बात करें तो it is having the 7 colors, है ना, विबग्योर जिसको हम कहते हैं, violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red, है ना। तो जो visible light है तो उसमें different colors होते हैं, but जब ये light travel करती है वैक्यूम से तो सारे ही कलर सेम स्पीड से ट्रैवल करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें डिफरेंट मीडिया की तो वहां पे चेंज, तो स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स। हर एक, अगर हम किसी गिवन मीडियम की बात करें तो डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट फॉर ईच कलर वुड बी डिफरेंट। ओके, अब हम बात करते हैं मीडियम। तो स्पीड अगर हम देखें कलर्स की तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये 7 कलर्स होते हमें देखने को मिलते हैं विजिबल लाइट में। तो स्पीड ऑफ रेड कलर इज मैक्सिमम, मतलब अगर हम देखें तो जो रेड कलर की लाइट होगी दैट ट्रैवल्स फास्टर, ओके, फास्टेस्ट कह सकते हैं, मैक्सिमम इन कंपैरिजन टू अदर कलर्स। अगर हम वहीं पे स्पीड ऑफ लाइट देखें, वॉयलेट कलर की लाइट अगर हम पास करें तो उसकी स्पीड क्या होगी किसी मीडियम में, मिनिमम होगी। तो जब हम वॉयलेट से रेड कलर की तरफ जाते हैं तो स्पीड इंक्रीजेस। प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट, when we move from violet color to red light, the speed of light increases, है ना, तो violet की minimum, red की maximum. Now let's see what is happening with the refractive index of medium. So अगर हम refractive index of medium की बात करें तो let's recall the relationship कि refractive index is inversely proportional to the speed of light. So यहाँ पे अगर red color की light की स्पीड मैक्सिमम थी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर लाइट वुड बी मिनिमम। तो फॉर अ गिवन मीडियम द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू फॉर रेड कलर इज मिनिमम एंड फॉर इन द सेम मीडियम द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट कलर लाइट इज मैक्सिमम। ओके, व्हाई? बिकॉज स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। ओके, ये ध्यान दीजिएगा। ना अगर हम नेक्स्ट बात करें सो वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट की बात करें तो वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, जैसे हम वॉयलेट से रेड कलर की तरफ मूव करते हैं तो जो वेवलेंथ होती है विजिबल लाइट की यहाँ पे इंक्रीज होती है। ओके, प्लीज नोट डाउन करिएगा। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम बात करें तो वो डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन वेवलेंथ। ओके, तो जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होती जाएगी, सो इट डिक्रीजेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द another important concept that's called the principle of reversibility of path of light. तो अगर हम बात करें path of light is reversible, okay, मतलब जब लाइट एंटर करती है जो पाथ वो फॉलो करती है मीडियम 1 से मीडियम 2 में, द सेम अगर हम उसी से रिटर्न बैक करें द सेम काइंड ऑफ पाथ द लाइट वुड बी फॉलोइंग। इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सो लेट्स सी ओवर हियर, यहाँ पे देखिए 2 मीडियम है, ये आपका बाउंड्री है जो 2 मीडियम को सेपरेट करी, सो इट्स अ इंटरफेस। नाउ लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम हियर। अगर हम इसी सो एंगल ऑफ आई इज रिप्रेजेंटेड विद स्मॉल आई, एंगल आर इज रिप्रेजेंटेड विद स्मॉल आर। तो जो पाथ लाइट फॉलो कर रही है मीडियम 1 से मीडियम 2 में एंटर करने में, द सेम पाथ विल बी फॉलोड व्हेन इट इज एंटरिंग फ्रॉम मीडियम 2 टू मीडियम 1। इसको समझते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडिया विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडिया इज इक्वल्स टू sin i अपॉन sin r।
अगर हम इसका रिवर्स लिखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडिया इज इक्वल्स टू sin r अपॉन sin i. सो लेट्स पुट देम टुगेदर. दोनों को हम मिला देते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं एक दूसरे के साथ. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडिया मल्टीप्लाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडिया इज इक्वल्स टू sin i upon sin r multiplied by sin r upon sin i. So let's cancel sin r and sin r and sin i and sin i. So we are cancelling it out. So we are left with 1. यहाँ पे हमें पे क्या वैल्यू मिल जाती है? 1. तो अब हमें मिला रिलेशन कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडिया विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडिया इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडिया, है ना? तो रेसिप्रोकल मिल गया. यस, सो वी कैन राइट द वैल्यू. अगर हमें इसका हमें फाइंड आउट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडिया, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडिया अपॉन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडिया. तो इसको ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स समराइज एवरीथिंग टुगेदर वंस अगेन. तो आज हमने पढ़ा फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडिया. तो 3 फैक्टर्स है जिस पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है. First, the nature of the medium, so less the speed of light as compared to air, greater is the value of refractive index. Then we learn about the physical conditions such as temperature. So with increase in temperature, the value of refractive index decreases and the value of speed of light increases. Then we learned about the color or the wavelength of light. So the speed of light is different for different media, and the speed of red light is maximum, speed of violet light is minimum. Refractive index of a medium is for red light is minimum, and refractive index of a medium for violet light is maximum. Then we learn that the wavelength of visible light increases as we move from violet color to red color, and the refractive index of medium decreases with increase in wavelength. Then we learn about the principle of reversibility of path of light. The path of light is reversible. There we learn a very important relationship that is between the refractive index of 2, the mu2 with respect to 1 is equals to 1 upon mu1 with respect to 2. So I hope यहाँ तक क्लियर है. कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक. ओके, तो आपने देखा होगा ग्लास स्लैब. ओके, वो किस तरह से होता है? एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक की तरह होता है ग्लास के. ओके, तो उसी में कैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है, आइए उसे समझते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए हमारा PQRS एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है. हाँ, यहाँ पे जो NM देख रहे हैं दैट इज वन फर्स्ट इंटरफेस. फर्स्ट इंटरफेस कौन सा इंटरफेस है? ये मीडियम एयर है, ये ग्लास है. सो इट्स द एयर ग्लास इंटरफेस. ओके, यहाँ पे देखिए जब लाइट यहाँ से एग्जिट कर रही है बाहर की तरफ, सो दिस इज अगेन अनदर इंटरफेस जो क्या है? ग्लास एयर इंटरफेस है. तो चलिए आइए समझते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे NM रिप्रेजेंट करता है नॉर्मल. ओके, जो कि एक इमेजिनरी लाइन है परपेंडिकुलर, दैट इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द सरफेस. तो यहाँ पे एक सरफेस हमारी क्या हो गई? PQ. दूसरी सरफेस की अगर हम बात देखें तो ये SR है जो कि ग्लास एयर इंटरफेस है. तो यहाँ पे भी जो इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करेंगे दैट इज नॉर्मल N1 and M1. अब समझते हैं. सो AO माय डियर स्टूडेंट इज द इंसिडेंट रे, OB is the refracted ray and BC is the emergent ray. प्लीज इसका नोट डाउन करिए इसको अपनी नोटबुक में. नाउ अगर हम बात करें तो एंगल जो कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो यहाँ पे OAON रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस को. अगर हम यहाँ पे बात करें O, यहाँ पे MON की, यहाँ पे देखिए MOB, ये जो पूरा बन रहा है दैट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ओके, क्योंकि यहाँ पे जैसे लाइट एंटर करती है एयर से ग्लास में, तो एयर बीइंग अ रेयरर मीडियम, एयर क्या है? एक रेयरर मीडियम है, और ग्लास क्या है उसके कंपैरिजन में? डेंसर मीडियम है. तो जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो इसकी स्पीड क्या हो जाती है? स्लो डाउन हो जाती है. तो इस वजह से इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो यहाँ पे देखिए लाइट का ओरिजिनल पाथ ये ब्लू लाइन से मैंने शो किया है,
ये डेविएट होकर यहाँ पर टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई. सो द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बिकम MOB. अब देखिए इस इंटरफेस पे अगर हम बात करें ग्लास एयर इंटरफेस पे, तो इस इंटरफेस के लिए लाइट कहाँ से आ रही है? फ्रॉम ग्लास. कहाँ पे जा रही है? एयर में. तो लाइट मूव कर रही है डेंसर से रेयरर मीडियम में. तो जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में मूव करेगी तो लाइट क्या होगी? इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. सो यू कैन सी द बेंडिंग इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल. इस बेंडिंग की वजह से अगर हम देखें तो हमें एक इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिली, एंड यहाँ पे एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या हो जाएगा? इमर्जेंट रे क्या है? BC. एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या हो जाएगा? M1BC. ओके, सो दैट इज देयर. क्लियर? आई होप यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है. अब आप ध्यान से देखिए, तो ये था हमारा इंसिडेंट लाइट रे का पाथ था, ठीक है. लेकिन जब लाइट एंटर करी इस ग्लास ब्लॉक में तो देयर इज सम डेविएशन हैपनिंग फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज बिटवीन द इंसिडेंट रे and the direction of incident ray and the path of emergent light is called the lateral displacement. I hope ये clear हो गया. तो यहाँ से हमें दो important conclusion इस experiment से मिलते हैं. पहला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंस. ओके, सो एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल E. द सेकेंड इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दैट वी गेट फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट इज कि जो इमर्जेंट रे होती है और जो इंसिडेंट रे होती है वो एक दूसरे के पैरेलल. सो इमर्जेंट रे BC इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे AO. सो इंसिडेंट रे वाज AO. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट इज शोन बाय द डॉटेड ब्लू लाइन ओवर हियर. ओके, सो ये दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमें इस एक्सपेरिमेंट में देखने को मिलते हैं. तो हमने यहाँ पे बात करी लेटरल डिस्प्लेसमेंट की, तो आइए इसके बारे में समझते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन the path of light and the direction of light, incident light. The path of emergent light क्या है? This is the actual path what light is following. But this was the original path. अगर light deviate नहीं होती, अपना direction change नहीं करती, तो इसका incident light का जो direction है वो ये होता. तो इन दोनों के बीच का जो perpendicular distance है, आप देख सकते हैं दोनों लाइन्स क्या है? पैरेलल है. तो इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड द लेटरल डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल x से. तो आइए जानते हैं कि क्या फैक्टर्स होते हैं जिससे लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चेंज या कम या ज्यादा होती है. सो लेट्स फाइंड आउट द factors that on which the lateral displacement depends on. तो सबसे पहला फैक्टर है thickness of the block. तो ये ब्लॉक कितना थिक है इस पे डिपेंड करता है. तो जितनी ज्यादा थिकनेस होगी उतना ज्यादा lateral displacement होगा. So more the thickness, please note down करिए, more the thickness, more would be the value of lateral displacement. The second important factor is the angle of incidence. So my dear student, more the angle of incidence, more is the value of lateral displacement. Okay, तो जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हम इसकी बात कर रहे हैं AON की, जो कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है. तो इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा. अब तीसरा फैक्टर जिस पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडिया, एंड इसका रिलेशन हम वेवलेंथ से क्या होगा उसको समझते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा. और आपको पता है कि अगर हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो वेवलेंथ की वैल्यू क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है. सो जैसे हमने पढ़ा कि जितनी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होगी उतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा. सो माय डियर स्टूडेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट increases with decrease in wavelength. ये बहुत important point है, please make a note of it. So my dear student, lateral displacement increases with decrease in wavelength and refractive index decreases. क्यों, क्या reason है? Because refractive index is increasing with decrease in wavelength. तो इससे हमें पता लगता है कि lateral displacement violet light का ज्यादा होगा in comparison to lateral displacement of red light. I hope यहाँ तक clear है. So एक बार recall कर लेते हैं. So आज हमने पढ़ा refraction of light through a
रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक जिसमें हमने देखा दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंड दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो इमर्जेंट रे होती है वो पैरेलल होती है आपकी इंसिडेंट रे के। फिर हमने पढ़ा लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द path of light means actual path of light means हम बात कर रहे हैं emergent ray की and the direction of incident light। फिर हमने बात करी the factors that affect the lateral displacement। So my dear student, lateral displacement depends on three important factors. First is the thickness of the block, second the angle of incidence, and third the refractive index of the medium and the wavelength of the light source। I hope यहाँ तक clear है। कोई doubt है तो comment section में आप लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं मल्टीपल इमेजेस इन थिक प्लेन ग्लास प्लेट और थिक मिरर। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से जब हमारे मिरर पे जब लाइट रे पड़ती है तो किस तरह से इमेजेस बनती हैं, आज ये समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए रिप्रेजेंट करता है एक इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट को, जब और यहाँ पे ये जो LMNP है एक थिक प्लेन मिरर को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ए है उसे जो रेस निकलती है, एक रे तो नॉर्मली फॉल कर रही है इस सरफेस ML पे। ML यहाँ पे स्टूडेंट्स या फर्स्ट इंटरफेस है जिससे लाइट टकराती है, और यहाँ पे NP जो है वो आपका सिल्वर्ड सरफेस है इस मिरर की। ओके, ये ध्यान देना है। तो NP क्या है? सिल्वर्ड सरफेस है। तो जैसे ही लाइट यहाँ से, तो वन ऑफ द लाइट रे इज फॉलिंग नॉर्मली परपेंडिकुलर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री with the surface and another ray is obliquely going back। तो जो रे obliquely जा रही है वो है आपकी AB। अब जब AB इस सरफेस ML पे स्ट्राइक करती है तो इसका जो स्मॉल फ्रैक्शन है, ओके, अ पार्ट ऑफ इट जो अराउंड 4%, अगर हम 100% लाइट रे को माने तो इसमें से 4% आपका रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। सो दिस BP रिप्रेजेंट्स द रिफ्लेक्टेड रे ओवर हियर, और यहाँ पे जो BB डैश है वो रिप्रेजेंट करती है रिफ्रैक्टेड रे को। तो approximately 96% of this, okay, 96% of this ray is getting refracted into the glass, मतलब ग्लास के अंदर एंटर कर रही है। So inside the glass 96% of the light ray is going and 4% is getting reflected back। So this is greater refraction हो रहा है, greater portion आपका लाइट का रिफ्रैक्ट हो रहा है। तो ये strongly reflect, ये जो आपकी सिल्वर सरफेस है NP, ये strongly reflect बैक करती है and this B dash C is formed। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो CQ पार्ट है, बिकॉज लाइट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लाइट ग्लास से एयर में वापस जा रही है, और जब लाइट ग्लास से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो रिफ्रैक्शन होता है। सो रिफ्रैक्टेड रे जो होगी इस बार इज CQ, ओके, एंड रिफ्लेक्टेड रे वापस से उसी मीडियम में है। तो यहाँ पे मीडियम क्या था? लाइट कहाँ पे थी? ग्लास में, वापस से कहाँ आ रही है? ग्लास में ही। सो देयर इज अ रिफ्लेक्शन हैपनिंग। तो यहाँ से ये जो आपकी B डैश C है ये रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ पे C पॉइंट पे, C डैश D, D डैश E, E डैश। तो ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से मल्टीपल इमेजेस भी बनेगी। तो यहाँ पे इस B डैश C की वजह से जो वर्चुअल इमेज बन रही है वो हमारी कौन सी है? A2। सो जो हमारी A1 इमेज वाज देयर, जो कि इसका पार्ट की वजह से बन रही थी, इस रिफ्रैक्शन की वजह से, दैट इज फेंट, ओके, मतलब उतनी ज्यादा ब्राइट नहीं होती है, ओके, बहुत ही धुंधली। बट A2 जो हमारी है वो है हमारी ब्राइटेस्ट इमेज होती है। क्यों है अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगी। आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया। तो जो हमारी CQ है ये पार्शियली रिफ्रैक्टेड रे है, और जो CC डैश है ये पार्शियली रिफ्लेक्टेड रे है। आई होप दिस इज क्लियर। सो बिकॉज ऑफ दिस A2 image is formed over here. So why, अक्सर क्वेश्चन आता है why A2 is the brightest image? So the reason is that because light जो यहाँ पे है that is due to the स्ट्रॉन्ग फर्स्ट रिफ्लेक्शन। तो ये जो किससे हो रहा है? ये जो सिल्वर सरफेस थी NP ये स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट बैक करती है, और फर्स्ट टाइम ये स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट बैक करती है। सो दैट इज द रीजन व्हाई द A2 इज द ब्राइटेस्ट इमेज। अब इसके बाद क्या होता है? तो आप देख सकते हैं ये जो रे है CC डैश, ये जो CC डैश रे है जो रिफ्लेक्ट होके वापस से ग्लास में एंटर कर रही है, उस वो रिफ्लेक्शन
अकर कर रहा है सी डैश पॉइंट पे, डी डैश पॉइंट पे, डी डैश पॉइंट पे, ई पॉइंट पे, ई डैश, एफ एंड सो ऑन। तो देयर इज मल्टीपल रिफ्लेक्शन, सी डैश जो रिफ्लेक्टेड रे है उसके मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट, सी डैश क्या थी? दैट वाज जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, बी डैश सी का पार्ट जो है इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड। सो वो किसको राइज देगी? मल्टीपल इमेजेस को। तो उसके बाद जो हमारी इमेजेस बनेगी वो A3, A4, A5 एंड सो ऑन होंगी। तो यहाँ पे अब ध्यान देना है कि A2 तो ब्राइटेस्ट इमेज थी, बट A3, A4, A5 की जो ब्राइटनेस होगी वो ग्रेजुअली डिक्रीज होती जाएगी। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम कहेंगे A7, तो A7 विन और A3 को अगर हम कंपेयर करें तो A3 ज्यादा ब्राइट इमेज होगी इन कंपैरिजन टू A7। सो माय डियर स्टूडेंट, आपको ये चीज ध्यान रखना है, ये जो हमारी रेज हैं आपकी PQRST है ना, BP, CQ, DS, यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे इसको गैप्स में शो कर रखा है कि हाँ दोनों के बीच, बट एक्चुअल में जब ये एंटर करती है लाइट रेज तो ये साइमल्टेनियसली एंटर करती है लाइट्स में। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और थिक जो प्लेट, ग्लास प्लेट होती है वो एक थिक प्लेन मिरर की तरह भी एक्ट करती है। तो अगर हम ब्राइटनेस की बात करें तो जो A1 इमेज बनेगी दैट वुड बी फेंट इमेज, A2 वुड बी द ब्राइटेस्ट इमेज, A3, A4, A5 एंड सो ऑन के बाद आपकी जो ब्राइटनेस होगी वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी। आई होप ये क्लियर है। सो दिस वाज द मल्टीपल इमेजेस इन थिक प्लेन ग्लास प्लेट और थिक मिरर। आई होप ये क्लियर है। तो स्टूडेंट, विद दिस वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ आवर सेशन। तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में काफी हेल्प मिली होगी आपको। सो प्लीज हमारे सेशंस को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि उन्हें भी इन टॉपिक्स का, इन सब्जेक्ट्स का हेल्प मिल सके। एंड इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि आगे हम जितने भी वीडियोस अपलोड करते हैं आपको तुरंत इसका नोटिफिकेशन मिल सके एंड आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। हैव अ नाइस डे।